तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी बंदूक के पास हो, क्योंकि कटलस, तलवार या पिस्तौल से काम करना होगा। जब हमें और प्रहार नहीं करना हो तो मैगजीन लड़कों को आग लगा दो, हम ऊपर जाते हैं। हवा में झूलने और कौवे को खिलाने की तुलना में समुद्र में तैरना बेहतर होता है, ब्रिस्टोल के जॉली नेट टीच कहते हैं। यह काफी भयानक कविता बदनाम समुद्री डकैत ब्लैकबीयर्ड के आत्महत्या करने वाले, उनकी अंतिम सांस तक सरकार से लड़ने वाले अंतिम स्थिति को रोमांटिक बनाती है। 1719 में संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक पिता बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा लिखी गई कविता में स्वर्ण युग के समुद्री नाविक के धूमधाम भरे पायरेट की प्रसिद्धि दिखाई गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे शक्तिशाली और विद्वान लोगों की कलम भी समुद्री डकैतों को कविता में उत्कृष्ट बनाने से ऊपर नहीं थी। यह इसलिए है क्योंकि समुद्री डकैत महत्वपूर्ण थे। वे केवल समुद्र पर अनधोये गुंडे नहीं थे। व्यापार या पश्चिमी कल्पना पर प्रभाव होने पर भी समुद्री डकैतों ने स्वतंत्रता और न्याय की कल्पनाओं को फिर परिभाषित किया। अपराधी समुद्री डकैत तत्वों, व्यापारियों और नौसेनाओं के साथ संघर्ष, चोरी और युद्ध करते थे, जबकि अपने कोड्स का पालन करते थे। इन भयानक दोषी व्यक्तियों की जिंदगी और कुछ प्रमुख समुद्री डकैत कप्तानों पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक श्रृंखला के एपिसोड इस चैनल पर प्रसारित होंगे, क्योंकि बेशक समुद्री डकैतों से अधिक दिलचस्प रोमांटिकता थी। समुद्री डकैत कप्तान और उनकी क्रू हिंसक और निर्दय थे। इसमें से कुछ एक आवश्यकता थी, लेकिन कुछ कप्तान सामान्य से आगे बढ़ गए, अत्याचार से एक घिनौनी कला बना रहे थे। कप्तान ब्लैकबीयर्ड और चार्ल्स वेनेजुएला दोनों आज तक घरेलू नाम ऐसे कप्तान थे जो क्रूरता का एक परिकलित, तंत्रित तरीके से उपयोग करते थे। दोनों पुरुषों की समृद्धि और नाश जॉली रॉजर के जीने मरने से हुई, लेकिन ये समुद्री डाकू लगभग कप्तान जैक स्पैरो या हैरी पॉटर की तरह पौराणिक लगते हैं। ब्लैकबीयर्ड और चार्ल्स वेनेजुएला वे कौन थे और उन्होंने कैसे जहाज और चांदी के साथ ही दिल और दिमाग भी वश में किया? इस एपिसोड में हम इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। हमारी पहली नजर इतिहास भर में समुद्री डाकुओं के लाभप्रद, हिंसक और अक्सर दुखद जीवन पर होगी। यह है वर्ल्ड ऑफ वॉर्स। भयानक समुद्री डाकुओं की चर्चा ब्लैकबीयर्ड का उल्लेख किए बिना अधूरी होगी। समुद्री डाकुत्व के स्वर्ण युग के दौरान स्वैशबकलर्स का प्रतीक ब्लैकबीयर्ड ने हमारी समझ को आकार दिया और परिभाषित किया कि पायरेट होने का क्या मतलब होता है। आतंक और तानाशाही के अपने करियर के दौरान ब्लैकबीयर्ड ने 45 जहाजों की लूट की, जो उनकी चालाकी और निर्दयता का प्रमाण है। लेकिन ब्लैकबीयर्ड कौन थे और उन्होंने घरेलू नाम कैसे बनाया? प्रसिद्ध व्यक्ति के बावजूद उनके प्रारंभिक जीवन की जानकारी सीमित है। ब्लैकबीयर्ड का जन्म संभवतः 1680 के आसपास हुआ था और उनकी मृत्यु 35 या 40 वर्ष की उम्र में हुई थी। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं बचा है, न ही उसके वास्तविक नाम का। वह आमतौर पर एडवर्ड टीच के नाम से जाना जाता है, पर उसे थैच, थैक, टैग जैसे उपनाम भी दिए गए हैं। यह समुद्री डकैतों के लिए सामान्य है। स्पष्ट है, मिस्टर टी और अन्य समुद्री डकैत अपनी पहचान गुप्त रखना पसंद करते थे। शायद ब्रिस्टोल में जन्मे, जो इंग्लैंड का दक्षिण पश्चिमी समुद्री बंदरगाह और व्यापार का केंद्र है, टीच के पास यूनाइटेड किंगडम के विस्तारित समुद्री कार्यक्रमों में जीवन बिताने के कई अवसर होते। स्पेनिश उत्तराधिकार युद्ध के दौरान शायद पहली बार कैरेबियन घूमने, स्पेनिश शहरों और नौवहन की लूट के लिए जाते हैं। उन्हें प्राइवेटियर कहा जाता था। सरकार के भुगतान के बिना प्राइवेटियर्स को दुश्मन शक्तियों की शिपिंग लूटने के लिए लाइसेंस दिया गया था। मूल रूप से राज्य प्रायोजित समुद्री डकैती यूरोपीय अटलांटिक साम्राज्यों के विस्तार के दौरान उपयोगी प्राइवेटियर्स शांति के समय, जब रक्त और लूट का व्यापार ताजगी के लक्ष्यों के खिलाफ मोड़ दिया जाता है, तत्परस्त हो जाते हैं। शायद ब्लैकबीयर्ड एक प्राइवेटियर था। 1715 में यूत्रेख्त की शांति हस्ताक्षर करने के पश्चात यूनाइटेड किंगडम और स्पेन के बीच की युद्ध समाप्त होने पर ब्लैकबीयर्ड ने जमैका से न्यू प्रोविडेंस बहामास पायरेट्स के उभरते केंद्र की ओर स्थानांतरित किया, जो पहले ब्रिटेन शक्ति का केंद्र था। वॉरेन के अनुसार
उद्धरण एक घरों का शहर नहीं था, बल्कि एक अल्पकालिक विश्राम और ताजगी के स्थल के रूप में काम करता था, एक शाब्दिक रूप से तैरती आबादी के लिए। न्यू प्रोविडेंस एक अस्थिर, खतरनाक स्थल था, ब्लैकबियर्ड की साहसिक यात्राओं का आदर्श आधार। एक अन्य कप्तान बेंजामिन हॉर्निगोल्ड की क्रू के साथ शामिल होकर टीच ने सैमुएल बेलानी, ब्लैक सैम जैसे प्रसिद्ध समुद्री डकैतों के साथ फ्लाइंग गैंग में शामिल हुए। हॉर्निगोल्ड ने टीच को अपना लेफ्टिनेंट नियुक्त किया और उन्हें 6 तोपों और 70 पुरुषों की क्रू के साथ एकल मस्तूल वाले छोटे जहाज की कमान सौंपी। ब्लैकबियर्ड ने तत्परता दिखाई, हवाना से निकलने वाले 120 बैरल आटे वाले जहाज को पकड़कर। अब ब्लैकबियर्ड गंभीर रूप से धन कमा रहे थे। इस विजय को नीचे उतारने के लिए बरमूडा के बाहर एक स्लूप लिया गया, इसके भीतर 100 बैरल शराब। जब क्रू ने मदेरा से आ रहे एक स्पेनिश जहाज को रोका, जिसे उसकी मीठी शराब के लिए जाना जाता है, तब ब्लैकबियर्ड और उनके क्वार्टर मास्टर ने क्रू पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया। कैप्चर किए गए जहाज की सभी शराब चुराई गई और डुबा दिया गया था, बाकी माल लेने से पहले। ब्लैकबियर्ड इस घटना को नहीं भूलेंगे जहां उन्होंने अपने लोगों का नियंत्रण खो दिया, जैसा कि हम बाद में देखेंगे। ब्लैकबियर्ड हॉर्निगोल्ड की सेवा में रहते हुए 1-2 जहाजों की कमांड में कैरिबियन के चारों ओर जहाज और माल कैप्चर करते रहे। अगर बहुत अमीर नहीं होते तो कम से कम बहुत शराबी हो जाते। 1717 में हॉर्निगोल्ड की पदोन्नति होने और उनकी तत्काल सेवानिवृत्ति लेने तक की बात। इसका कारण शायद यह था कि उन्होंने सिर्फ अपने पुराने दुश्मन स्पेनिश के जहाजों पर हमला करने की जिद की थी। मूल्यवान, संभावित रूप से मध्यपूर्ण माल से भरे जूसी ब्रिटेन जहाज न्यू प्रोविडेंस के पास इतनी बार आलसी तरीके से गुजर रहे थे, वे समुद्री डकैतों के लिए सहन करने के लिए बहुत ही लुभावने भोजन बन गए। यहां पर एडवर्ड टीच की कहानी का एक बड़ा मोड़ आता है। अब वह खुद की सेवा करता था, न कि हॉर्निगोल्ड की। कम सिद्धांतवादी पायरेट क्रू के अवशेष सदस्यों का प्रभारी ब्लैकबियर्ड जल्दी ही अपनी कुख्याति की उपयुक्तता साबित करेगा। एक साल में ब्लैकबियर्ड ने गुलामों से भरे हुए एक फ्रांस व्यापारी जहाज पर हमला किया, अपने दोनों जहाजों से बड़े जहाज पर ब्रॉडसाइड्स चलाते हुए। टीच ने जहाज को सुरक्षित करके अपने लिए ले लिया, उसे बंदूकों से फिट किया और नाम बदलकर क्वीन एन का बदला रख दिया। 200 टन का वजन और एक प्रभावशाली आकार में क्वीन एन का बदला उतना ही प्रभावी लड़ाई का जहाज था जितना कि यह सफलता का एक दृश्य विवरण था। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए एक चमकदार कांच की गगनचुंबी इमारत बनाने के समान पायरेट। शीर्ष पर उन्होंने विवादास्पद ब्लैकबियर्ड का ध्वज लगाया, जो रक्त, मृत्यु और शैतान का प्रतीक था और दर्शकों में भय डालता था। ग्रेट एलन पर सफल हमले के बाद ब्लैकबियर्ड की नौसेना को बॉस्टन न्यूज़लेटर द्वारा 32 तोपों के एक फ्रांस जहाज, 10 तोपों की एक ब्रिगेंटाइन और 12 तोपों की एक स्लूप के रूप में वर्णित किया गया। उस हिसाब से ब्लैकबियर्ड ने शायद 150 आदमियों का नेतृत्व किया। एक मौके पर क्वीन एन्स रिवेंस पर भोजन करते हुए ब्लैकबियर्ड अपने पहले मेट के सामने बैठे थे। खाने के दौरान उन्होंने सामने की मोमबत्ती बुझा दी। तेज गति से उन्होंने अपनी पिस्तौल से पहले मेट को घुटने में गोली मारी। उनका ऐसा करने का कारण स्पष्ट नहीं है। उन्होंने जब से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं अगर कभी कभार 1-2 क्रू को गोली नहीं मारता तो वे मुझे भूल जाते हैं। याद है जब उनकी क्रू नशे में थी और उनके आदेशों का पालन नहीं करी। हां, ऐसी बात फिर से नहीं होगी। 1718 के मई में ब्लैकबियर्ड ने कारिबियाई समुद्री लुटेरों की फिल्म के एक दृश्य को याद दिलाने वाली नाटकीय घटना में सहभागी हुआ। फिल्म में ब्लैक पर्ल क्रू ने जमैका के पोर्ट रॉयल पर हमला किया और एलिजाबेथ को गिरफ्तार किया। खैर, ब्लैकबियर्ड ने दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्सटाउन पर हमला करने का नेतृत्व किया। धनी महिलाओं सहित कुछ बंधकों को आपूर्ति प्राप्त करने में देरी के लिए अधिकारियों को धमकी दी गई। ब्लैकबियर्ड ने पहले उन्हें संदेह के लाभ दिए, लेकिन देरी के बाद उन्होंने अपनी सभी नावें बंदरगाह में चलाईं। फिर वहां कलह फैल गया। डरे हुए शहरवासियों ने त्वरित इकट्ठा किया, लेकिन कुछ पायरेट्स तट पर जल्दी मदहोश हो गए। टीच ने अपने सौदे का पालन करते हुए बंधकों को जीवित छोड़ दिया, हालांकि उन्हें उनकी कीमती सामग्री, जिसमें अच्छे कपड़े भी शामिल थे, से वंचित कर दिया गया। फिर ब्लैकबियर्ड ने इंग्लैंड से आने वाली एक नौसेना के बारे में सुना, जिसका उद्देश्य कैरेबियन समुद्री डकैती को खत्म करना था।
टीच ने पकड़े जाने से बचने के लिए उत्तर की ओर जाने का निर्णय लिया। यह कदम विनाशकारी साबित हुआ। पुरस्कार जहाज क्वीन एंस रिवेंज भूमि पर आ गया, जिससे उसका मुख्य मस्तूल और कई अन्य लकड़ियां टूट गईं। जहाज की बचत की कोशिश में एक और जहाज भूमि पर आ गया और ब्लैकबीर्ड को दोनों जहाजों को त्यागने का निर्णय लिया। इसके बाद ब्लैकबीर्ड ने उत्तरी कैरोलिना की एक खाड़ी में खुद का आधार बनाया। पैमलिको साउंड में गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलते हुए उन्होंने लाभ को उत्तर कैरोलिना के भ्रष्ट गवर्नर के साथ बांटा। पैसा आसानी से मिल रहा था, लेकिन जल्द ही कैरोलिना के उद्यान पालकों ने ब्लैकबीर्ड को ब्रिटेन नौसेना की मदद से एक बार के लिए हटाने के लिए भेजवा दिया। इस बिंदु पर ब्लैकबीर्ड और उनकी क्रू प्रसिद्ध हो चुकी थीं। एक लंबे, मजबूत, काले दाढ़ी वाले समुद्री डाकू की अनेक कथाएं नई दुनिया के सारे ठेकों और बाजारों में बॉस्टन से ब्राजील तक प्रचलित थीं। एक लेखक कहते हैं कि कैसे एडवर्ड टीच ने ब्लैकबीर्ड का उपनाम अपनाया, उस बड़ी मात्रा के बालों से जो एक भयानक उल्का की तरह उनके पूरे चेहरे को ढक लेते थे, और ने संयुक्त राज्य अमेरिका को धूमकेतु दिखने के बाद से अधिक डराया है। डराना हर समुद्री डकैत कप्तान की जिम्मेदारी का हिस्सा केवल टीच के लिए कार्य नहीं था। अपने भयानक यादगार दिखावे के साथ ब्लैकबीर्ड ने इसे कला में परिवर्तित किया। ब्लैकबीर्ड अपने भयानक चेहरे के बालों में छोटे मोमबत्तियों और फ्यूज के टुकड़ों को लगाकर युद्ध से पहले उन्हें जला देते थे। लंबे, क्रूर और धुएं में लिपटे हुए ब्लैकबीर्ड की उपस्थिति बोर्ड पर शैतानी लगी होगी। ब्रिटेन बलों को इस कुख्यात आदमी को खोजने के अपने मिशन के बारे में थोड़ा अधिक घबराया हुआ होगा। लेफ्टिनेंट रॉबर्ट मन्यार्ड के नेतृत्व में 2 स्लूप्स ने ब्लैकबीर्ड और उनकी समुद्री डाकू टोली को ओक्राकोक द्वीप के पास मिला। ब्लैकबीर्ड की जहाज एडवेंचर ने उन्हें देखा और तुरंत एक पूरी ब्रॉडसाइड को शूट किया। एक बार रेंज में होने पर तोपों की गूंज संधि तटों पर गर्जना देती थी। निर्णायकता से टीच ने अपना लंगर काटा ताकि वजन कम हो और उसकी अगली तोप को लॉर्ड करने के लिए घुमाया। एडवेंचर ने दूरी कम करके 2 स्लूप्स पर फिर से आग लगाई। यह ब्रॉडसाइड हमला तबाह करने वाला था। लोहे की गेंदों ने स्लूप की लकड़ी को फाड़ा और अंदर के कर्मियों को मार डाला, जिससे ब्रिटेन बलों का लगभग 1/3 हिस्सा तत्काल मर गया। मेनार्ड के कई प्रमुख अधिकारी शामिल थे। परिणाम स्वरूप भ्रम और अराजकता थी। जहाजों के आदान प्रदान में छोटे हथियारों की गोलीबारी हो रही थी, जिनमें से कई उथले रेत पर अटक गए थे। ब्लैकबीर्ड ने ग्रैपलिंग हुक के माध्यम से दोनों जहाजों के बीच की दूरी घटाने और एक जहाज पर चढ़ने की कोशिश की। ब्लैकबीर्ड और मेनार्ड के बीच एक आदान प्रदान हुआ था, ऐसा कहा जाता है। मेनार्ड ने ब्लैकबीर्ड को मारने या कैद करने का इरादा घोषित करने पर पायरेट कप्तान ने एक गिलास शराब ली और अपने दुश्मन को टोस्ट करते हुए घोषणा की, विनाश मेरी आत्मा को पकड़ ले, अगर मैं तुमसे कोई सुविधा दूं या तुमसे लूं, यह मौत तक की लड़ाई होगी। इस युद्ध में चतुर लाइनों से अधिक व्यापार हुआ और अस्थायी ग्रेनेड जल्दी ही उसके पीछे आए, खून से भिगी हुई ब्रिटेन डेक को तोड़ते हुए धुआं, लपटें और उड़ते श्रेणी में ढक दिया। मेनार्ड अपने लोगों को डेक के नीचे जाने के लिए आदेश देते थे और वे बाहर निकलने के लिए तत्पर थे। और इस प्रकार जब ब्लैकबीर्ड और उनके समुद्री डाकू लड़ाई में शामिल होने के लिए झूले, तो ब्रिटेन डेक्स से घात में निकले, समुद्री डाकुओं को आश्चर्यचकित करते हुए। उसके बाद के गुस्से में ब्लैकबीर्ड और मेनार्ड हाथों हाथ लड़ाई में मिले। प्रत्येक एक फ्लिंटलॉक पिस्टल दूसरे पर चला रहा था, लेकिन चूक गए, उन्हें फेंक दिया और एक दूसरे पर तलवार हाथ में बढ़े। एक ताकतवर आदमी ब्लैकबीर्ड ने मेनार्ड पर, जो पर्री कर रहा था, अपनी कटलस मारी। उसकी तलवार टूट गई थी। कुछ ही पलों में ब्लैकबीर्ड ने ब्रिटेन कमांडर को मार दिया होता, पर उस समय की गर्मी में एक ब्रिटेन सैलर ने ब्लैकबीर्ड को गर्दन पर मारा। ब्लैकबीर्ड पर बुरी तरह से घायल होकर और पीछे हटते हुए एक बड़े दाढ़ी वाले आकार की भीड़ ने धुआं में लिपटे हुए बेतहाशा हमला किया और चाकू मारती रही जब तक वह मर नहीं गया। शेष पायरेट्स ने हार मान ली और समर्पण कर दिया। ब्लैकबीर्ड मर चुका था और उसकी क्रू हार गई थी। शव की जांच करने पर मेनार्ड ने पाया कि टीच को 5 बार गोली लगी थी और उसे 20 चोटें लगी थीं। बहुत सारे पायरेट्स ने अपने करियर को धनी या गरीब के रूप में समाप्त किया। कुछ लोग अपने अपराधों के लिए फांसी पर लटक कर समाप्त हुए, लेकिन काले दाढ़ी के जितना नाटकीय अंत करते हुए कुछ ही समुद्री डकैत मरे। मृत्यु के बाद भी उनकी कथा जीवित है। टीच का शरीर खाड़ी में फेंका गया
और उसका सिर मेनार्ड के स्लूप पर बंधाकर इनाम का दावा किया गया। कुछ लोग आज भी समुद्र में अनस्पष्ट रोशनी को टीच की रोशनी के रूप में संदर्भित करते हैं। किंवदंती कहती है कि एक समय का प्रसिद्ध समुद्री डकैत कप्तान अब एक भूतिया जहाज पर उच्च समुद्रों में घूमता है, अपने कटे हुए सिर की व्यर्थ खोज में, ताकि उसके दोस्त और शैतान उसे पहचान सकें। यद्यपि यह केवल एक पुराने समुद्री जहाज की कहानी है, लेकिन ब्लैकबीर्ड की विशाल मूर्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वह युद्ध के मैदान पर बड़ा और भयावह लगता था और आज भी उसी तरह से खड़ा है, हमारी कल्पनाओं में अन्य समुद्री डाकुओं के ऊपर एक सांस्कृतिक विशाल। उसके भयानक दिखावे और अविश्वसनीय अंतिम स्थान को देखते हुए यह समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों 1680 के आसपास इंग्लैंड में जन्मे चार्ल्स वेनेजुएला की शुरुआती जीवन की जानकारी सीमित है। वेनेजुएला का झांत है कि वे उच्च समुद्रों में सेल करने वाले सबसे क्रूर समुद्री डाकुओं में से एक थे, द फ्लाइंग गैंग के निष्ठुर और ढीठ नेता। चार्ल्स वेनेजुएला, जिसे अनेक लोग डरते थे, एक अद्वितीय व्यक्ति था। जबकि कई लोग उसे समर्पित थे, वह राजा की क्षमा को नकारते और गलत दंड से बच जाते थे। रॉबर्ट मेनार्ड, जिसने ब्लैकबीर्ड को पकड़ा, जहाजों की लूट करते थे और यह सब कुछ वह उतने ही क्रूरता से करते थे जितनी कि पकड़े गए सैलर्स के प्रति थी। आदमी की समुद्री डकैती इतनी प्रभावी थी कि उसने कुछ समय के लिए पश्चिमी भारतीय व्यापार को निर्णायक रूप से रोक दिया, जिसने अस्थायी रूप से अटलांटिक गुलाम व्यापार को भी निराश किया, हालांकि हिंसा और क्रूरता का उपयोग करके। यह चार्ल्स वेनेजुएला की कहानी है, जिन्होंने बावजूद दुश्मन बनाने के दीर्घकाल तक जीवित रहे। 1716 में चार्ल्स ने समुद्री डकैती करियर शुरू करते हुए कप्तान हेनरी जेनिंग्स के क्रू का हिस्सा बना। उस समय के अन्य समुद्री डकैतों की तरह इसने न केवल जहाजों पर बल्कि डूबे हुए स्पेनिश गैलियन से बचाने के लिए स्थापित तटीय शिविरों पर भी छापेमारी की। यह लाभकारी था। 1715 में हरिकेन के चलते फ्लोरिडा के तट पर 11-12 जहाज डूब गए। चांदी और सोने के सिक्कों से भरपूर, जो केंद्रीय और दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन की नई साम्राज्यिक संपत्ति से मुद्रित किए गए थे। रक्त में एक अन्य प्रकार के व्यापार की अनुचित प्राप्ति, यह खजाने का संग्रह इतना बड़ा था कि यह आज तक खजाने के शिकारियों को करोड़पति बना रहा है। समुद्री डकैतों ने खोए हुए जहाजों से चोरी करके मोटा मुनाफा कमाया। 1718 में जेनिंग्स ने राजा की क्षमादान लेकर समुद्री डकैती छोड़ी और उनकी पीड़ा मुक्त हुई जब वेनेजुएला उनके जहाज का कप्तान बने। उन्होंने उन कर्मचारियों का नेतृत्व किया जो वेनेजुएला की तरह क्षमादान लेने से इनकार करते थे, जिनमें स्कॉटिश जैकोबियन शामिल थे, जो जॉर्ज आई से प्रेम नहीं करते थे। यह तब हुआ जब बाकी समुद्री डाकू निम्न प्रोफाइल रख रहे थे, क्योंकि अंग्रेज अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे थे। फिर भी वेनेजुएला ने खुद को उभारने की जिम्मेदारी ली। पकड़कर बाद में छोड़ दिए जाने के बावजूद वेनेजुएला ने जहाजों को पकड़ना शुरू कर दिया, मूल्यवान वस्तुएं हासिल करने के लिए पिटाई और यातना द्वारा कुख्याति प्राप्त की। उन्होंने कई जहाजों को पकड़ा, जिनमें 20 गन वाला एक फ्रांस जहाज था, जिसे चार्ल्स ने अपना प्रमुख जहाज बनाया। क्षेत्र में नया गवर्नर अपने प्रमुख जहाज दी डिलिसिया और 2 युद्धपोत दी रोज और दी मिलफोर्ड के साथ पहुंचा, जो उसकी प्राधिकरण को मजबूत करने में सहायक थे। वे वेनेजुएला के पीछे गए, उन्हें नासाउ हार्बर न्यू प्रोविडेंस में रोक दिया। वेनेजुएला की स्थिति काफी कठिन थी। अंग्रेजी जहाज बड़े और अधिक शस्त्रित थे। यदि वह उन्हें हटाकर नहीं भाग सकते थे तो गिरफ्तारी और फांसी निश्चित थी। हाथकंडे के लिए उनकी आवश्यकता होती है। उस रात वेनेजुएला ने अपने फ्रांस जहाज को एक आग के जहाज में बदल दिया, उसमें जलनशील सामग्री भरकर, और उसे पूरी तरह जलते हुए गवर्नर की नौसेना की ओर बढ़ाया। हालांकि तीनों जहाज विनाशकारी युद्धपोत की भयानक आग से बच गए थे, लेकिन उन्हें बिखरने पर विवश किया गया, जिससे चैनल खुल गया। मार्ग साफ करने के बाद वेनेजुएला ने 24 गन स्लूप कैथरीन को अधिकृत किया और नाकाबंदी के हाल ही में बने गैप से बाहर निकल गया। हथियारबंद और कभी से अधिक क्रोधित चार्ल्स वेनेजुएला अब पूरे कैरिबियन में शिपिंग के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक थे। उन्होंने तुरंत वह काम शुरू कर दिया जिससे उन्हें खुशी मिलती थी, अराजकता पैदा करना और इससे धनी और शक्तिशाली बनना। कई हमलों और क्रूर यातनाओं समेत कैद किए गए समुद्री लोगों की हत्या के बाद वेनेजुएला की समुद्री डकैती वाली नौसेना
तेजी से विकसित हुई। चार्ल्स ने अपने ब्रिगेंटाइन जहाज के मुख्य जहाज से 8 जहाजों की सेना की कमान जल्दी संभाली। कैरोलिनियन सरकार द्वारा वेनेजुएला को पकड़ने की कोशिशें व्यर्थ रहीं। उसे पायरेट कोड, एक सम्मेलनों का सेट, तोड़ने के लिए जाना जाता था और वह नियमित रूप से अपने साथियों को खजाने के निष्पक्ष हिस्से से ठगता था। वह कैदियों के प्रति सम्मेलनों को तोड़ता, निष्पक्ष उपचार का प्रतिज्ञा करता और उन्हें यातना देता और हत्या करता था जब वे प्रतिरोध के बिना समर्पित होते। चार्ल्स वेनेजुएला वास्तव में एक अत्यधिक दुष्ट चरित्र था। 1718 के अगस्त में नासाओ के समुद्री डाकू शरण स्थल पर लौटकर एक महिला से विवाह करने के लिए चार्ल्स ने एक समय तक शहर पर कब्जा करने की धमकी दी। हालांकि उसने अपने विचार बदल दिए और विवाह के बाद उसने ब्लैकबियर्ड के साथ समुद्री यात्रा करके ओक्राकॉक इनलेट पर सेटअप किया। मिलने पर इन दोनों डरावने कप्तानों की क्रू ने 2 दिन और 2 रातों तक मनाई, खाने पीने और शराबी आनंद में खो गए। यदि हमारे पास अधिक सबूत होते तो इतिहास के सबसे बदनाम समुद्री डाकुओं की इस प्रसिद्ध पार्टी में क्या हुआ, यह जानना रोचक होता। समुद्री डाकू, जो आमतौर पर अशिक्षित होते हैं, चीजों को लिखकर नहीं रखते और उन्हें अक्सर पिछली रात की घटनाओं का याद नहीं रहता, चाहे उनके पास इसे रिकॉर्ड करने की इच्छा और कौशल क्यों न हो। वैसे प्रसिद्ध समुद्री डाकू पार्टी के बाद वेनेजुएला ने अक्टूबर में बहामास के द्वीप पर छापा मारा और वहां से उनकी शराब और पशुधन संग यात्रा की। 23 नवंबर को एक बड़ी फ्रिगेट देखी गई। वेनेजुएला ने जॉली रॉजर को उठाने का आदेश दिया, समर्पण करें या मरें। जब फ्रिगेट ने समर्पण का संकेत देकर आग खोल दी तो वेनेजुएला ने अपने अत्यधिक मान्य जहाजों को वापस लेने का निर्णय लिया। यह एक त्रुटि साबित हुई। हाल की लूट की कमी से नाराज, उनके कप्तान की कठोर अनुशासन और उन्हें उनके द्वारा पकड़े गए किसी भी मूल्यवान वस्तु से ठगने की प्रयासों से वेनेजुएला के कर्मचारियों ने इसे कायरता का संकेत और विद्रोह का अवसर माना। संक्षेप में, चार्ल्स को कमांड से बाहर किया गया और उनकी जगह कैलिको जैक रैकम को ले लिया गया। कैलिको जैक स्वयं भी कायर नहीं थे और उनकी 2 क्रॉस ड्रेसिंग पायरेट्स, एन बोनी और मैरी रीड के साथ यात्राएं अत्यंत अद्वितीय थीं। लेकिन वह दूसरे समय की बात है। वेनेजुएला और उनके 16 सहयोगी, जिन्होंने उनका समर्थन किया, होंडुरस के तट के बे द्वीपों की ओर पायरेट फ्लीट से प्राप्त एक जहाज पर यात्रा कर रहे थे। पायरेट्स ने अपनी जिंदगी से स्लूप्स को पकड़ा, लेकिन सब कुछ ध्वस्त हो गया। 1719 के फरवरी में यह बढ़ते पायरेट स्क्वाड्रन एक हरिकेन द्वारा पकड़ा गया। वेनेजुएला को अन्य जहाजों से अलग करके एक अब्बासी द्वीप पर विनाशित कर दिया गया। वह यहां कुछ समय जीवित रहा क्योंकि यहां पानी था, लेकिन पानी की उपस्थिति ने नौसेना के जहाजों की रुचि बढ़ाई, जो हमेशा पानी की तलाश में रहते थे। जब अंग्रेजी जहाज सामग्री की पुनः आपूर्ति के लिए आया तो एक पूर्व परिचित ने वेनेजुएला को बोर्ड पर पहचान लिया। उन्हें गिरफ्तार करके स्पेनिश टाउन जमैका में कुछ समय के लिए कैद किया गया। 22 मार्च 1721 में चार्ल्स वॉन्स का समुद्री डकैती के लिए ट्रायल हुआ, दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 7 दिन बाद उन्हें पोर्ट रॉयल के गैलोज पॉइंट पर फांसी दी गई। समुद्री डकैती में करियर और उसकी साहसिक मोटी कमाई को देखते हुए हतोत्साहित करने के लिए वेनेजुएला का शरीर बंदरगाह के बाहर उत्तरी द्वीपों के एक समूह में गण के बंधनों में लटकाया गया था। इस बिंदु से पोर्ट रॉयल के निवासियों के साथ साथ गुजरते हुए जहाजों को भी एक समय के प्रसिद्ध चार्ल्स वेनेजुएला का सड़ रहा शरीर हवा में इधर उधर हिलते हुए देखने को मिला होगा। ब्लैकबियर्ड की भांति चार्ल्स वेनेजुएला ने भी आतंक का उपयोग कर आदमियों को वफादार और कैदियों को समर्पित बनाया। दुर्भाग्यवश उसकी क्रूरता की प्रवृत्ति कम परिकल्पित थी, अधिक अचेतन। मेरा विश्वास है कि वेनेजुएला लोगों को यातना देने में आनंदी था। वह ठीक हो सकता है। समुद्री डाकू आमतौर पर क्रूरता और हिंसा से जुड़े थे। यह काम का हिस्सा था, लेकिन उनकी सहनशीलता यातना में समाप्त हो जाती थी। चार्ल्स वेनेजुएला ने अपनी क्रू, जहाज और अंत में अपनी जिंदगी खो दी। ब्लैकबियर्ड हिंसा के प्रति अनजान नहीं थे, पर उन्हें इसे पसंद भी नहीं था। उनके लिए यह एक उपकरण था। टीच को खुद को जोखिम से बचाना पसंद था, अपने प्रयोजनों की रंगीन विवरण में धीरे धीरे व्याख्या करते हुए। यह डकैती का एक दयालु तरीका था, जिससे डेक से खून को बार बार धोने की आवश्यकता नहीं थी। अपने अंतरों के बावजूद ये 2 भयानक मौत के समुद्री डाकू ब्लैकबियर्ड और वेनेजुएला आज भी प्रसिद्ध हैं। प्रत्येक इतना कुख्यात होने पर भी
उनकी मौत के सदियों बाद घरेलू नाम है। ब्लैकबियर्ड हमारी छवि को पायरेट कप्तान की परिभाषा देता है, एक लंबा प्रभावशाली आदमी, भड़कीले कपड़ों में और दाढ़ी वाला। वेनेजुएला हमारे विचारों को समुद्री डाकू की क्रूरता, निर्दयता, षड्यंत्र और स्वार्थ के रूप में परिभाषित करता है। उनकी कथाओं के रूप में रोचक जीवन के साथ इन लोगों को आने वाली सदियों तक याद किया जाएगा। और वहां आपके पास दो सबसे घातक और सबसे डरावने समुद्री डाकू कप्तानों की कहानियां हैं। अपने विचार और प्रतिक्रिया नीचे दें, वीडियो को पसंद करें और चैनल का समर्थन के लिए सदस्यता लें। देखने का धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे।